यूरोप के दस्यु ईसाई जब भारत की खोज में 15वीं शताब्दी में निकले तो वे भुखमरी, बेरोजगारी, प्लेग जैसे संक्रामक रोगों के कारण मौत से जूझ रहे थे। ऐसे में उनके प्राण भुखमरी और रोग से हो या समुद्री यात्रा से, उन्हें बहुत अंतर नहीं पड़ता था, क्योंकि इतिहासकार जानते हैं कि वास्को डिगामा के समय और अगले एक शताब्दी तक भारत आने वाले 20 से 25% यूरोपीय वापस अपने घर वालों से मिलने के लिए जीवित नहीं रहते थे। वे रास्ते में ही मर खप जाते थे। इसलिए उन्होंने भारत को लूटने का प्लान बनाया। यदि लूट में सफल रहे और वापस लौट पाए तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सम्मानित सदस्य और लॉर्ड की पदवी दी जाएगी। क्लाइव इस बात का जिंदा उदाहरण है, जिसने 1757 में धोखे से भारत में बंगाल की सत्ता पर कब्जा किया था। वह उसके पूर्व एक साधारण सिपाही था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो भारत में 1742 में आया था और 1752 में वापस गया था। ब्रिटेन लौटने के समय उसके पास 40,000 पाउंड की रकम थी। निश्चित तौर पर वह वेतन से अर्जित राशि नहीं थी। उनके अनवरत लूट के बाद भी अगले 100 वर्षों में भारत में अकाल और सूखे से होने वाली मौत नगण्य या शून्य रही थी। 1850 के बाद ही सूखे, अकाल और संक्रामक रोगों से भारतीयों को मृत्यु का सामना करना पड़ा। ये भयानक सूखे 1850 एडी के पूर्व कभी क्यों नहीं पड़े? जो लोग अंग्रेजों को अपना भगवान समझते हैं, माई का सम्मान अपने बाप से भी ज्यादा करते हो और अंग्रेजी को ज्ञान की देवी मानते हो, वे इसका उत्तर देंगे क्या? विल दुरांत ने 1900 में लिखा, मनुष्य के मस्तिष्क और हाथ से बनने वाली जितनी भी वस्तुएं विश्व में उपलब्ध हो सकती हैं, जिनकी बहुमूल्यता या तो उनकी सुंदरता के कारण होगी या फिर उपयोगिता के कारण, उन सब वस्तुओं का निर्माण भारत में होता था। जब समुद्री लुटेरों का पैर भारत की धरती पर पड़ा, भारत दुनिया के समस्त देशों से व्यवसाय करता था। भारत के पास बड्ढे बड्ढे जहाज बनाने की क्षमता थी। भारत में बड़े बड़े सेठ साहूकार थे। पॉल बैरोच और अंगुस मद्दिसो नामक 2 विश्व प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार ने रिसर्च करके लिखा है कि 0 एडी से 1500 एडी के बीच भारत विश्व की 1/3 से अधिक जीडीपी का शेयर होल्डर था। और मुगलों के आने के बाद उन्होंने जो लूट मचाई, उससे भारत की जीडीपी में लगभग 9% की कमी आई। 1750 तक भारत विश्व की 1/4 जीडीपी का शेयर होल्डर बचा था जब ब्रिटिश दस्युओं ने भारत में अपने पैर जमाए, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन दोनों मिलाकर 1750 में मात्र 2% जीडीपी के शेयर होल्डर थे। 1700 में भारत से आयातित सूती वस्त्रों के यूरोप और ब्रिटेन में लोकप्रियता के कारण जब वहां पर घरेलू ऊनी वस्त्र उद्योग के उत्पादन ठप होने की संभावना उपजी, तो ब्रिटिश संसद ने बीमार कैलिको एक्ट लागू करके ब्रिटेन में सूती वस्त्रों के पहनने पर रोक लगा दिया। आर.सी. डट ने 1904 में लिखा कि लगभग प्रत्येक गांव में एक या एक से ज्यादा हैंडलूम हुआ करते थे। उन हैंडलूम को चलाने वाले बुनकरों की सालाना आय 20 से 50 रुपए हुआ करती थी। यह हैंडलूम पति और पत्नी मिलकर चलाते थे। प्रत्येक घर की हर वर्ण के स्त्रियां दोपहर बाद आराम के क्षणों में सूत काट कर साल भर में 3 से 5 रुपये कमाती थीं। फिर हाई टैक्स और मनी ड्रेन 1930 तक 4 अरब पाउंड, 1900 आते आते भारत की जीडीपी मात्र 2% बची, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन की जीडीपी 45% हो गई। भारत की 20% आबादी, जो हजारों साल से मात्र मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित थी, वो बेरोजगार और बेघर होकर कृषि पर बोझ बन गई। 1850 से 1900 के बीच इन्हीं बेरोजगार लोगों में से 2.5 से 5 करोड़ लोग अन्न के अभाव में, भुखमरी और संक्रामक रोगों के चपेट में आकर मौत के मुंह में समा गए। इसलिए नहीं कि अकालों के कारण भारत में अन्न की कमी थी, बल्कि इसलिए कि उनके जेब में अन्न खरीदने का पैसा नहीं था। ये तो इन फोटुओं की पृष्ठभूमि पर बात हुई। बेरोजगार हुए लोगों से जो जिंदा बच गए, उनको 1921 में डिप्रेस्ड क्लास की पहचान दिया अंग्रेजों ने। उन्हीं को 1935 में स्केड्यूल्ड कास्ट बताया गया, लेकिन उनके दुर्दशा का कारण बताया हिंदू धर्म की कमियां और ब्राह्मणवाद। अपने लूट और भारत के शिल्प वाणिज्य शिल्प के विनाश की सत्यता को वह छुपाने में सफल रहे, फेक नरेटिव से इन हिंदुओं की दुर्दशा को जोड़कर। खैर, जो लोग वर्ण धर्म आश्रम का विरोध करते हैं, उनसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि यदि ब्राह्मण पूजा पाठ अध्ययन अध्यापन करता था, क्षत्रिय रक्षा और शासन में रत था, वैश्य व्यापार में,
तो 2000 वर्षों से विश्व की जीडीपी का 1/3 और 1/4 जीडीपी का निर्माता कौन था? अब तो भारत के विदेश मंत्री का भी आधिकारिक बयान आ गया है कि ब्रिटिश दस्युओं ने भारत में 190 वर्षों में 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट की। तुमने रामायण और महाभारत को न तो पढ़ा है और न ही तुम्हें समझ है उसे समझने की, लेकिन दस्यु ईसाइयों ने तुमको लूट कर, तुम्हें फेक नरेटिव सुनाकर, इन ग्रंथों के पात्रों की दुर्व्याख्याओं से तुम्हें भरमाया, तो तुम वहीं झुनझुना आज भी बजाए जा रहे हो। लेकिन 200 साल के आधिकारिक दस्तावेजों को पढ़कर इन फेक नरेटिव को खारिज करने की तुम्हारी क्षमता नहीं है। मेरे पास 1807 से 2015 तक इस विषय में लिखे गए लगभग समस्त दस्तावेज उपलब्ध हैं। नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है कि वे अपने विदेश मंत्री के आधिकारिक बयान को ध्यान में रखते हुए 200 वर्षों में लिखे गए समस्त दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जांच करवाएं और भारत के बारे में विश्व भर में फैलाए गए और फैलाए जा रहे फेक नैरेटिव को ध्वस्त करने में सहायता प्रदान करें।